नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। इस मंच पर हमने हमेशा बेरोजगारों का साथ दिया है। उनकी समस्याओं, उनकी तकलीफों को बेबाक तरीके से आपके और जिम्मेदारों के सामने रखा है। उनसे तमाम जरूरी सवाल पूछे हैं और आज फिर हम वही करने जा रहे हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा ने आपको बताया कि एक नाम की टीचर कैसे 25 विद्यालयों में पढ़ा रही है और कैसे उसके नाम पर मोटी तनख्वाह उठाई गई है। और फिर आज एबीपी गंगा ने आपको सबसे पहले बताया और दिखाया कि अनामिका के असली दस्तावेज कहां हैं और क्या है। हम इन दस्तावेजों के बारे में बहुत जल्दी से एक बार फिर से आपको बताएंगे क्या हुआ है प्रयागराज में, जो हमें रिपोर्ट मिले। ये देखिए, जो दस्तावेज, शैक्षिक दस्तावेज हमें मिले आज अनामिका शुक्ला के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिनके बूते पर प्रयागराज में भी नौकरी की गई थी, वो ये कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड से 2007 में फर्स्ट डिवीजन पास किया अनामिका शुक्ला ने। फिर गोंडा जिले से यूपी बोर्ड का इम्तिहान उसने दिया। इंटरमीडिएट में भी परीक्षा पास की उसने गोंडा से ही। फिर गोंडा जिले के गर्ल कॉलेज से पास हुई थी अनामिका शुक्ला। इंटर भी फर्स्ट डिवीजन पास हुई और उसके बाद बीएससी भी फर्स्ट डिवीजन पास हुई। होनहार छात्रा। 2012 में अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से बीएससी फर्स्ट डिवीजन पास किया इसने और फिर 2013 में बीएड फर्स्ट डिवीजन अवध यूनिवर्सिटी से ही किया। अब 2015 में उसने टीटी क्वालिफाई कर लिया और उसके बाद उसके इन डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कई जगहों पर नौकरियां दी गई। इससे पहले पुलिस को चकमा देकर बार बार अपना नाम बदल रही फर्जी शिक्षिका को कासगंज से पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस अनामिका के कई नाम हैं, पहले अनामिका शुक्ला, फिर अनामिका सिंह, फिर प्रिया जाटो, सुप्रिया सिंह। असली चाहे जो हो, इस फर्जी शिक्षिका को जेल भेज दिया गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। और गिरफ्तारी ये तब हुई जब ये फर्जी टीचर एक नोटिस के बाद अपना इस्तीफा देने खुद बीएससी ऑफिस पहुंची थी। वहां पर पता चला कि ये कोई और है। इसने अनामिका शुक्ला के शैक्षणिक प्रमाण पत्र 1 लाख रुपए में मैनपुरी के एक दलाल से खरीदकर अपना काम चलाया और अब पुलिस इस काम को अंजाम देने वाले रैकेट के सदस्यों की तलाश कर रही है सभी 75 जिलों में। अभी एक फर्जी टीचर की गिरफ्तारी हुई है, अभी 24 फर्जी टीचर्स कम से कम गिरफ्तार होना बाकी हैं और रैकेट के लोग बाकी हैं गिरफ्तार होना। इस प्रकरण ने कई मौलिक सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह कि यह मामला क्या प्रदेश का एकमात्र मामला है? अगर नहीं है तो ऐसे कितने मामले हो सकते हैं? कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं? और यह सब कब से चल रहा है? आपको विपक्ष की बात सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का शिक्षक भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की जड़ें बड़ी लंबी हैं। इसमें अभी तक छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समर्थित है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की समर्थित है। ऐसे में पहले भी कोर्ट ने कहा था कि सरकार से निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जाती है, लेकिन सरकार निष्पक्ष जांच न करके राजनीति करती है। आज भी सरकार जांच के नाम पर अड़ंगेबाजी कर रही है, छोटी मछलियों को फंसाकर बड़ी मछलियों को बचाना चाहती है। विपक्ष के पास मौका था, उसने आरोप लगाया। अब ये फर्जीवाड़ा क्या है, कहां तक जा रहा है, इस बात की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा, कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय राय, अखिलेश सरकार में मंत्री रहे, पिछली अखिलेश सरकार में मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा, यूपी शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा और शिक्षा विभाग में डिप्टी डायरेक्टर पद से सेवानिवृत्त हुई भावना शिक्षार्थी। अब मैं इससे पहले की पॉलिटिकल कॉमेंट, आप सभी का बहुत स्वागत आप सभी का हमारी इस चर्चा में एबीपी गंगा पर राजनीति में। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ टेक्निकल बातें समझ लेते हैं और इसके लिए हमारे साथ है रिटायर्ड उप निदेशक शिक्षा विभाग की भावना शिक्षार्थी जी। भावना जी, स्वागत आपका। ये जो प्रकरण सामने आ रहा है, आपका क्या अनुमान है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हो सकते हैं? अगर एक डॉक्यूमेंट पर इतने लोगों को नौकरी मिलती है तो आपका क्या आकलन है? देखिए, 2011-12 में एक प्रकरण ऐसा हमारे सामने भी आया था जब हम सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पद पर थे जी। पूनम पांडे पुत्री पारसनाथ पांडे एक नहीं 5 जनपदों में कार्यरत जी। इसको कोर्ट में लाया गया और जस्टिस विक्रम नाथ साहब के पास कंटेम्प्ट में हम लोगों को अपीयर कराया गया। जी जी। तब पता चला कि 5 हैं और असली के सर्टिफिकेट पे 4 फर्जी लोग काम कर रहे थे और वो उसके सर्टिफिकेट्स कैसे इन्होंने प्रोक्योर किए ये तो नहीं पता चल पाया। लेकिन पूनम पांडे 5 काम कर रही थी, उनको सबको टर्मिनेट करके उनके अगेंस्ट एफआईआर होके
सख्त कार्रवाई की गई और जो सैलरी इन्होंने ड्रॉ की जी। थी उसकी रिकवरी कराई थी जस्टिस विक्रम नाथ जी। अच्छा। तो ये एक फर्जीवाड़ा है। और एक ऐसा ही केस और हम लोग के सामने आया था कि एक महिला के नाम पे 2 लोग थे काम कर रहे। जी जी। दोबारा दूसरी टीचर आई तो हमने उनका डाउट ये हुआ कि इसको कैसे, जैसे मान लीजिए हम हैं जी। और हमारे नाम पे कहीं कोई काम कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा अनलेस एंड अनटिल मेरी उसमें कुछ भागीदारी हो। जी। तो उस महिला को दोबारा बुलवाया, हम लोगों ने पूछा भाई क्यों ऐसा हुआ। तो उसने बताया कि हम कानपुर में पढ़ते थे और कानपुर में जो स्कूल में इंटर में जहाँ से पास किया था वहाँ के बाबू के पास जब इनके कॉलेज में आया वेरिफिकेशन के लिए तो प्रिंसिपल का सिग्नेचर फर्जी पाया गया। बाबू ने पकड़ लिया, उस टीचर को बुलवाया, वो जो लड़की थी। जब वो लड़की आई तो उसने बताया कि भाई हमने तो ऐसा किया ही नहीं, हम तो इटावा में कार्यरत हैं, हम कानपुर में कहाँ हैं। मैम इसका मतलब ये है, इस तरह की चीजें जो हैं, जी जी, इस तरह की जिसमें चीजें जो इसका मतलब इससे काम- पहले भी हुई हैं। भावना जी मैं समझ गया, आपकी बात का लब्बो लुआब ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है, हो सकता है इसका स्केल बड़ा हो 11-12 25 में जगहों तो हुआ पर। है ऐसा। जी जी। और तब भावना जी इसका मतलब ये भी गारंटी नहीं है कि ये सिर्फ 25 स्कूलों में हो और ऐसा एक ही मामला हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग हो सकता है और इस प्रदेश में ऐसे बहुत सारे मामले हो सकते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं। कोर्ट में जब हमें बुलाया गया था तो कोर्ट में ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि 2 जगह है, पता करो, पूरे रजिस्टर्स चेक किए जी। तो पता चला कि 5 जनपदों में कार्यरत है। ये 25 जिलों में है, हो सकता है कि हो, लेकिन क्योंकि डाटाबेस तैयार हो चुका है तो हमें नहीं उम्मीद है कि 25 से ज़्यादा में होगी ये, लेकिन ऐसे कई केसेस हो भी सकते हैं। ठीक ठीक पूरे ठीक। प्रदेश भावना जी, मनोज मिश्रा जी हमारे साथ हैं, रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं। उनसे जवाब लेना बहुत आवश्यक है इस मोड़ पर। जो भावना जी ने कहा अभी मिश्रा जी, उस पर क्या कमेंट है आपका? आपको नहीं लगता कि बहुत बड़े स्तर पर इसमें अलग अलग जिलों में अधिकारी इन्वॉल्व हुए होंगे? अधिकारी ही क्यों, कुछ ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं जो किसी सरकारी सेवा से न जुड़े हों और सरकारी सेवा पर अपना प्रभाव रखते हों, वो राजनीतिक लोग भी हो सकते हैं। मिश्रा जी। देखिए राजन जी, संभावनाएं सारी हैं, लेकिन एक बात जो समझ में आती है कि ये खेल कोई नया नहीं है, वर्षों से चल रहा है। जैसे हम आपको बताएं जी। कि जब योगी जी की सरकार आई थी तो उसके बाद डाटा हम लोगों ने एकत्र किए और 4000 फर्जी शिक्षकों की बर्खास्तगी करी प्राइमरी स्कूल्स में योगी जी की सरकार ने। फिर ये जो कस्तूरबा विद्यालय का मसला है, इसमें संविदा पर भर्ती होती है और संविदा पर 1 वर्ष की भर्ती होती है जी। और ये निश्चित तौर पे हो सकता है, इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग शामिल हो। लेकिन एक बात और है कि जो डेटा इकट्ठे किए गए उसी के आधार पर ये पकड़ी भी गई है। तो योगी सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितने पिछली भर्तियां हुई हैं, नहीं, ध्यान होगा किसी एक और जमाना बैंक ये अकाउंट था में पैसा चला गया, जब उसकी लोक सेवा शिकायत हुई। आयोग उत्तर मिश्रा जी प्रदेश में- क्षमा करिए, ये मामला इसलिए हाईलाइट हुआ क्योंकि बैंक किसी और बैंक अकाउंट में एक सैलरी जी हाँ, चली जी हाँ। गई और शिकायत हुई, तब जाके ये पूरा मामला एक्सपोज हुआ। डेटाबेस से नहीं पकड़ा गया है। प्रेरणा ऐप तो आपका बहुत पहले से काम कहीं कर ना रहा है। कहीं कोई तरीका तो होते। राजन जी, पकड़ने के तरीके जो हैं, जब आ जाए आप अपराधी, जब पकड़ में आ जाए। आप बताइए ना कि योगी सरकार ने 4000 प्राइमरी फर्जी शिक्षकों को पकड़ा कि नहीं पकड़ा? नहीं आप ठीक है। बताइए, प्रेरणा ऐप से अटेंडेंस ली गई कि नहीं ली गई? नहीं, प्रेरणा तो ऐप वाला व्यवस्था मूव हो अच्छा रही था। है और ये ऐसा कर रहे हैं हम लोग कि लगातार ये व्यवस्था बनी रहे कि कहीं पर भी फर्जीवाड़ा ना हो पाए। अब- मैं एक बात कह के अपनी बात राजेंद्र जी समाप्त कर जी, दूंगा। बताइए, बोलिए। कि आपको ध्यान होगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पीसीएस भी भर्ती हो गए थे जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था अनिल यादव जी के कार्यकाल में, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। ये बिल्कुल घटना है, अखबारों में छपी नहीं, थी, ठीक बात है। मैगजीन में छपी थी, रोल नंबर सही छपी थी, नाम सही छपी थी। आप बताइए, तो ये पीसीएस जैसी चीज, ये तो कस्तूरबा विद्यालय का एक शिक्षिका का विषय है जो कि संविदा पर है, लेकिन पीसीएस ऐसे हो गए लोग जिन्होंने परीक्षाएं नहीं दी थी, जो तो परीक्षा मिश्रा जी, में तब appear तो नहीं हुए थे, चिंता वो बहुत PCS बड़ी गए हो थे। गई साहब। आपको ध्यान नहीं, होगा, नहीं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं। लोगों के मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि ये अभी इसी वक्त जो जी। हुआ है ये इसमें वर्तमान रूलिंग पार्टी ही जिम्मेदार है। मेरे कतई कहने का मतलब ये नहीं था मिश्रा जी, लेकिन मैं आपको सिर्फ ध्यान दिला रहा हूं इस विषय पर कि समस्या कितनी बड़ी है, कितनी व्यापक है।
निश्चित तौर पर राजेंद्र जी ये बड़ी समस्या है और कहीं से तो पकड़ा ही जाता है अपराधी। ठीक है, और अजय राय साहब अपराधी की पकड़ पर जितनी तेजी से कार्रवाई होनी चाहिए, योगी सरकार उस कार्रवाई को कर रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। देखिए जी अजय राय साहब, ये कैसे? मैं राजेंद्र जी आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इस एबीवीपी गंगा ने इस भ्रष्टाचार और जो ये फर्जीवाड़ा चल रहा है इसका आपने पूरी तरीके से आपने खोला है इसको, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। और जैसा अभी हमारे पूर्व के वक्ता और सारी बातें कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार, अरे पूर्व की सरकार को जब जनता ने नकारा, आपको मौका दिया तो आप काम करिए, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। पूर्व की सरकारों पर कोई टालने से नहीं चलेगा। आपके समय भी 69,000 जो भी शिक्षकों की भर्ती जो रुकी है कोर्ट ने, उसमें भी 150 नंबर, जो जिसको 150 में 142 नंबर पाने वाला, उसको राष्ट्रपति का नाम नहीं मालूम है। हाँ, ये बात तो क्या बात कर, आप पूरी तरीके से दूसरे सरकारों पर जाकर इल्जाम मत लगाकर अपने खुद मुझे कहना चाहिए, अपने ऊपर झांकना चाहिए कि मैंने क्या किया, आपने क्या कार्रवाई की। तो ये पूरी तरीके से केवल और केवल दूसरी हमेशा, अच्छा, ये चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, देश की सरकार हो, पूर्व की सरकारों पर, इसका उत्तर देंगे मिश्रा जी, इसका उत्तर देंगे। आपने 69,000 भर्ती में जो एक उदाहरण दिया है वो बहुत बड़ा, आपने बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। मैं आगे देता, आपने पहले ही दे दिया है राय साहब। अब आप ये बताइए, मेरी पूरी बात हो जाने दिए राजेंद्र जी। बस एक सवाल जोड़ लीजिए, एक सवाल जोड़ लीजिए उसमें, और उसके बाद बोलिए आप। व्यापमं घोटाले से इसकी तुलना की है अभी आपके पार्टी के जो एमएलसी हैं दीपक सिंह, आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दल के नेतृत्व ने, हमारे दल के लोगों ने बिल्कुल ये जैसे एमपी में व्यापम घोटाला हुआ है, ठीक उसी तरह पे उससे बड़ा ये घोटाला और ये उससे बड़ा जो है यहाँ पर फर्जीवाड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। और लगातार चीजें हो रही हैं, कोई पहली नहीं है ये, इसके पहले भी चीजें आई और ये दबा रहे हैं लोग, घुमा रहे हैं चीजों को। आप कार्रवाई करिए और इस पे हम सब लोग ये मांग करते हैं कि इस पे न्यायिक जांच होनी चाहिए, इस पे तत्काल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इस पे तत्काल एक न्यायिक जांच की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ कराई जाए। जी, मैं अभिषेक मिश्रा जी को चर्चा में लेके आता हूं। अभिषेक जी, देखिए पिछली सरकार पर पानी सामने आएगा। ठीक, ये जांच वाली मांग अभी रखते हैं राय साहब, आप भी जांच की मांग करते हैं मिश्रा जी, आपको भी लगता है कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए? क्योंकि मिश्रा जी तो आपकी सरकार तक लेके चले गए बात को, और उन्होंने उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लपेटे में ले लिया, और सही बात भी है, कुछ मामले उस वक्त के सामने आए थे। अभिषेक जी। राजेंद्र जी, इनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनसे पूछो आज का तो ये आपको इतिहास गिनाना शुरू करते हैं तो अच्छा है नेहरू तक नहीं गए, वरना ये नेहरू जी की बात भी शुरू करते हैं अभी बीच में, हो सकता है अभी आगे ले ही आए। जो ये इन्होंने अभी एक बात कही जो कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी उसके बाद 4,000 लोग निकाले गए, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन इनसे ये पूछिए उसकी प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? उसके ऑनलाइन डेटाबेस के मैनेजमेंट की शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। मैं वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इंचार्ज था, हमने अपने यहाँ ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएशन की, फिंगरप्रिंटिंग की शुरुआत की थी, जिससे कि और इसी तरीके से एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेबर डिपार्टमेंट में, और जब वो डेटाबेस बना उसी के माध्यम से लोग पकड़े गए थे जिसमें इन्होंने आती निकाला था। ये मैं मानता हूं, ये क्रेडिट मैं इनको देता हूं कि जो हमने शुरुआत की थी, हमने कि फर्जीवाड़ा जो हो रहा है, जो गलत लोग हो रहे हैं, जो स्टेट का रिसोर्स खराब हो रहा है, वो पकड़ा जाने जो उसको इन्होंने आगे बढ़ाया, मैं इसको इनको धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी ने की थी। इस समय जिस लेवल पे ये हैं, जो आज प्रकरण है, ये प्रकरण आज उत्तर प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं उसमें, और उत्तर प्रदेश में जो जितने टीचर्स काम कर रहे हैं, इनका डेटाबेस पिछले 3 साल से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक की नहीं बना पाए, जबकि सिर्फ 746 हैं। प्रेरणा पोर्टल में, अब तो प्रेरणा पोर्टल बन गया है, प्रेरणा पोर्टल में रोज बायोमेट्रिक होनी है, सेल्फी के साथ आपको अपनी फोटो उठानी है, अपलोड करनी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में बीएससी अधिकारी पोस्टेड है, एक मंत्री है विभाग में, जिसकी व्यवस्था है, जिसकी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं जांच करेंगे। और 25 जिलों में लगातार आज 17 महीने से, फरवरी की शिकायत है, मार्च में सामने आ गया था प्रकरण, उसके बाद
इनके डायरेक्टर ने 2 बार चिट्ठी लिखी है, अभी 26 मई को आखिरी बार चिट्ठी लिखी है, तब कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा भाई साहब, जो लोग रोज फोटो लगाने की जिम्मेदारी थी, जिनको रोज सेल्फी चेक करने की जिम्मेदारी थी, जिनको रोज ऑनलाइन अटेंडेंस चेक करने की जिम्मेदारी थी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? 25 जिलों के बीएसओ के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और इसकी कम से कम सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं बिल्कुल सहमत हूं, यह व्यापम से बड़ा घोटाला, इसका पैसा कहां जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए, यह सामने आना चाहिए। अध्यक्ष है हमारे साथ यूपी शिक्षक महासंघ के, हमारे साथ मिश्रा जी, दिनेश चंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, देखिए जो बड़ा प्रश्न उभर कर सामने आ रहा है इस तमाम चर्चा से और ये जो तमाम तथ्य सामने आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं बेसिक शिक्षा के या माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, उनमें से बहुत सारे मामलों में फर्जीवाड़ा है और ये क्रेडिबिलिटी का, विश्वसनीयता का सवाल है। आपने उठाया है, ये बड़ा संवेदनशील है कि एक ही व्यक्ति की जगह पे वेतन ले रहा था। इसका अभिप्राय ये है कि 25 परिवारों का गला घोट रहा था, ये एक बड़ा अपराध है। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि एक बड़ा घोटाला, तो मैं कहना चाहूंगा कि 1.5-2 लाख पिछले 2-3 साल में भर्तियां हमारे विभाग में हुई हैं। लेकिन जहाँ पे इसका जो ये 2-4 जो अभी एक केस आप लाए, अभी 4000 फर्जी बीएड वाले पकड़े गए हैं, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि खाली अपराध की जानकारी करना ही पर्याप्त नहीं। ये जो आज लड़की, आज मैं देख रहा था आपके चैनल पर जो प्रकाश में आई है, ये अकेली नहीं है, इसके पीछे। दिनेश जी, मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, चूंकि मुख्यमंत्री इस वक्त वाराणसी में है, काशी विश्वनाथ मंदिर में है और वो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो मैं अपने दर्शकों को दिखा दूं। ये देखिए, आप पूजा आराधना करते हुए बाबा विश्वनाथ की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस वक्त ये तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए आप, बाबा विश्वनाथ के दरबार पर आज गैप लंबा हो गया ये कोरोना की वजह से, और मुख्यमंत्री वहां पर, वरना हर 1-1.25 महीने में वाराणसी में होते हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में होते हैं। इस बार थोड़ा सा ये गैप, अंतराल लंबा, और इसीलिए ये तस्वीरें महत्वपूर्ण और हमने आपकी स्क्रीन पर रख दी है। मुख्यमंत्री योगी काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर से आपकी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें सीधी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर से आपकी स्क्रीन पर। काशी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हर चीज का वो निरीक्षण कर रहे हैं, और ये देखिए पूजा अर्चना करते हुए, पूजा आराधना करते हुए। सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, बाबा विश्वनाथ की पूजा आराधना करते हुए ये तस्वीरें मुख्यमंत्री की। इसके बाद सर्किट हाउस जाएंगे। कोविड जो हॉस्पिटल हैं वाराणसी में, उसका भी जायजा ले सकते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई, पूजा अर्चना की मुख्यमंत्री ने। और ये देखिए, विश्वनाथ मंदिर में ही उनको समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हुआ है इस बीच में, क्योंकि वहाँ पर कॉरिडोर का काम चल रहा है, तो उस संदर्भ में भी उनको ये तस्वीरें सीधी हैं आपकी स्क्रीन पर बाबा विश्वनाथ के मंदिर से, वाराणसी से, जहां पर इस वक्त खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं यहाँ पर।
नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते, आपका अभिनंदन है। आपने ऑनलाइन पूजा बुक कराई है ना? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर में स्थितियों को समझ रहे हैं नीतीश पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीतीश, इस वक्त विश्वनाथ मंदिर में जो हम देख रहे हैं उसको बयान करिए। जी राजेंद्र, मुख्यमंत्री विश्वनाथ मंदिर में पहले पहुंचे, उन्होंने परिसर का जायजा लिया, उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका है, वहां पर पूजन किया है। बाकायदा अगर कहें तो विधि विधान से मुख्यमंत्री ने पूजन किया है। तो मुख्यमंत्री जिस तरह से हर महीने के, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी इस बात पे चर्चा की थी कि 1.25 महीने होते ही मुख्यमंत्री काशी होते हैं और बाबा के दरबार में होते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री इस बार कोरोना के चलते लगभग 2 से 2.5 महीने, 2.25 महीने के बाद काशी में आए और काशी में आने के साथ ही उन्होंने बाबा के दरबार में जिस तरह से पूजा अर्चना की, निश्चित तौर पे मन में कहीं ना कहीं कोरोना का नाश हो, कोरोना आगे यूपी में किसी भी तरह की हलचल ना पैदा कर सके, इसकी कामना जरूर होगी। लेकिन बाबा के दरबार में सीएम है और बाबा के आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जी राजेंद्र, बिल्कुल। अभी वहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी एक बातचीत की नीतीश, वो बातचीत किससे थी जिसके बारे में उन्होंने ऑनलाइन बुकिंग के बारे में भी सवाल किया? जी, जिस तरह से ये होता था कि बाबा के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु थे वो वहां पर पहुंचते थे, तो कहीं किसी भी तरह की किसी को भी असुविधा न हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री लगातार जो मंदिर प्रशासन है, जो अगर बात करें तो सरकार भी इसके लिए लगातार प्रयास कर रही थी। तो इसी के चलते अगर कहे इसी क्रम में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। आज उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया और उसके बाद उन्होंने बाबा का दर्शन किया। दर्शन करके अब मुख्यमंत्री थोड़ी देर में फिर से सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहां पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और काशी में किस तरह से कोविड-19 की जो इंतजाम है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जी राजेंद्र जी, तो अभी यहाँ पर कितना समय हो गया मंदिर में नीतीश उनको? राजन जी, अभी तक जो मुख्यमंत्री के मंदिर परिसर में घूमने और दर्शन करने को लेकर अगर बात करें तो 20 से 22 मिनट का समय हो गया है। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री अभी 7 से 8 मिनट और मंदिर में रहेंगे और उसके बाद सर्किट हाउस पहुंचेंगे, वहां पर समीक्षा बैठक करेंगे। क्या कॉरिडोर जो बन रहा है वहां पे नीतीश, उस पे भी उन्होंने अधिकारियों से और जो लोग वहां पे इस निर्माण कार्य में इन्वॉल्व है उनसे बातचीत की है? जी राजेंद्र, जो सबसे बड़ी चीज जो कॉरिडोर में किस तरह से काम हो रहा है, काम में कितनी सावधानी बरती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से कॉरिडोर का काम एक चैलेंज के रूप में शुरू हुआ, यहाँ पर ये देखा गया कि जिस तरह से कॉरिडोर में लगाए गए मजदूर कितनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कॉरिडोर के निर्माण की जो किस तरह से सफल प्रक्रिया है वो पूरी तरह से उसका पालन हो रहा है कि नहीं। इन सारे मुद्दों पर, इन सारे विषयों पर मुख्यमंत्री ने जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे चर्चा की, उनसे जानकारी ली और अब मुख्यमंत्री मंदिर में हैं और थोड़ी देर बाद वो सर्किट हाउस के लिए पहुंचेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नीतीश। इन तस्वीरों के साथ अब हम रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।